अच्छा, अब हमने पढ़ना है कि जब जीएफआर के डिटर्मिनेंट्स के अंदर चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से जीएफआर के ऊपर क्या अफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमें पता है कि जीएफआर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट पे और दूसरा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे। सबसे पहले हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट को डिस्कस करेंगे। हमें पता है फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था, मेम्ब्रेन थिकनेस पे और सरफेस एरिया पे। मेम्ब्रेन थिकनेस के साथ फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट का इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी अगर मेम्ब्रेन थिकनेस ज़्यादा होगी तो फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट कम होगा, और सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट कम होगा। अब हमारी बुक में बताया हुआ है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट के साथ। अब अगर हम इसको उसके जो बाकी दो फैक्टर्स हैं उनके साथ को रिलेट करें तो हम देखेंगे कि अगर मेम्ब्रेन थिकनेस बढ़ जाती है किसी भी रीज़न की वजह से तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट कम होगा, फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट कम होने से जीएफआर कम होगा। इसी तरह अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो सरफेस एरिया के ज़्यादा होने से फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा और उसके ज़्यादा होने से जीएफआर ज़्यादा होगा। अब हमारी बुक में दो कंडीशंस बताई हुई हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाती है, एक तो डायबिटीज़ मिलाइटिस और दूसरा हाइपरटेंशन। ये दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है। जब मेम्ब्रेन थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है, चूँकि वो फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट कम होगा और फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट के कम होने से जीएफआर भी कम होगा। हमारी बुक के अंदर इसकी एग्जांपल तो नहीं दी गई कि सरफेस एरिया किस कंडीशन के अंदर ज़्यादा होगा, लेकिन एक कंडीशन दी गई जिसके अंदर सरफेस एरिया कम होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस कंडीशन के अंदर सरफेस एरिया कम होगा और सरफेस एरिया के कम होने से फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट कम होगा और फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट के कम होने से जीएफआर कम होगा। अच्छा, अब हमारे पास अगर हमने पीछे आपको याद हो तो कुछ दो कंडीशंस पड़ी थी कि वो वाले फैक्टर्स थे जिसके अंदर जो वो वाले फैक्टर्स थे जो फिल्ट्रेशन को फेवर कर रहे थे और दो फैक्टर्स थे जो उसको अपोज कर रहे थे। अगर हम उसके अपोजिंग फैक्टर्स की बात करें तो उसमें दो हैं, एक है कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी और दूसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बाउमेन कैप्सूल। अब अगर हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाउमेन कैप्सूल की बात करें, अगर ये बढ़ जाता है तो हमें पता है ये अपोजिंग फोर्स है, और अगर अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के कम होने से जो जीएफआर है वो भी कम होगा। अब हमारी बुक के अंदर बताया हुआ है कि अगर वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो है बाउमेन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ सकता है। तो उसमें एक कंडीशन है जैसे कि यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि कोई भी जो यूरिनरी ट्रैक है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टेंट कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, कहीं पर भी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, अगर तो उसका ल्यूमेन कंस्ट्रिक्ट कर जाता है या स्टोन्स की डिपोजिशन हो जाती है, कोई भी रीज़न होती है, तो उसकी वजह से वहाँ से फ्लूइड या यूरिन जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है उससे प्रॉक्सिमली फ्लूइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा और फ्लूइड के जमा होने से प्रेशर बिल्डअप होगा। और प्रेशर बिल्डअप कहाँ पे होगा? अल्टीमेटली इन द बाउमेन कैप्सूल। जब बाउमेन कैप्सूल के अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा तो उसकी वजह से उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और हमें पता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है बाउमेन कैप्सूल का वो एक अपोजिंग फोर्स है, उसके ज़्यादा होने से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होने से हमें पता है कि जीएफआर जो है वो कम होता है। अब अगर ये वाली कंडीशन काफ़ी देर तक परसिस्ट करती है तो उसकी वजह से एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस का, यानी कि जो रीनल कैलेक्सिस हैं और रीनल पेल्विस वगैरह है उनकी डायलेशन हो जाती है और वो डिस्टेंड कर जाते हैं। अच्छा, सेकंड फैक्टर है, ये भी हमारे पास अपोजिंग फोर्स होती है फिल्ट्रेशन के लिए। वो कौन सी फोर्स है? इंक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अब हमें पता है कि अगर अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा। अब हमारे पास ये यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का, वो एक तो प्रोटीन के कॉन्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा फिल्ट्रेशन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, किसी भी वजह से कोई मैल न्यूट्रिशन हुई है, अगर हम यानी कि प्रोटीन का इंटेक कम है या लिवर की कोई डिजीज़ है या फिर प्रोटीन नेफ्रोपैथी यानी कि न्यूरोपैथी यानी कि प्रोटीन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट ज़्यादा हो रही है, तो उसके अंदर क्या होगा? बॉडी के अंदर प्रोटीन कम हो जाएगी। जब बॉडी के अंदर प्रोटीन कम होगी तो उसका कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरी का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ये कम होगा तो यानी कि अपोजिंग फोर्स कम होगी, अपोजिंग फोर्स कम होगा तो इसका मतलब क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन है हाइपर प्रोटीनीमिया, मल्टीपल माइलोमास की वजह से, ये कुछ ऐसी कंडीशंस की वजह से जिसकी वजह से बॉडी के अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब क्या कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, और वो ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कम होगा, और वो कम होगा तो मतलब क्या हुआ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। इसी तरह सेकेंड फैक्टर है फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब फिल्ट्रेशन प्रेशर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, पीछे पढ़कर आ रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को
कांस्टेंट कर देते हैं और रीनल प्लाज्मा फ्लो को बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है, ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है, वो ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी थी और यहाँ से हमारे पास फ्लूइड जो है वो फिल्ट्रेट होकर बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ रहा था। अगर इसकी फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो यानी पीछे रह जाने वाली प्रोटीन ज़्यादा हो जाएंगी, यानी प्रोटीन कंसनट्रेटेड हो जाएंगी। जब प्रोटीन कंसनट्रेटेड होंगी तो मतलब क्या है कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर, और जब वो ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एक अपोजिंग फोर्स है जिसकी वजह से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा और उसके कम होने से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। उसके बाद थर्ड फैक्टर है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी। जो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर, ये हमारे पास फेवरिंग फैक्टर है जो कि फिल्ट्रेशन को फेवर करता है। अब ये हमारे पास वो फैक्टर है जिसको फेवर करता है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ज़्यादा होगा और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के ज़्यादा होने से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा। अब हमारे पास जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो आगे मजीद 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक आर्टीरियल प्रेशर पे, दूसरा एफरेंट आर्टीरियोल की रेजिस्टेंस पे और तीसरा एफरेंट आर्टीरियोल की रेजिस्टेंस पे। अगर हम आर्टीरियल प्रेशर की बात करें तो जब अगर आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी जिस प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा था एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, यानी वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये एक फेवरिंग फोर्स है फिल्ट्रेशन की, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा। सेकेंड इज़ एफरेंट आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस। आप एफरेंट आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस बोलें या कंस्ट्रिक्शन बोलें, एक ही बात है। यानी अगर उसकी कंस्ट्रिक्शन हम करवा देते हैं या एफरेंट आर्टीरियोल की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो का कम होने का मतलब क्या है कि जितने फ्लूइड ने फिल्ट्रेट होना है उसकी फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, और जब फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा, GFR कम हो जाएगा। ये बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें ये बताया हुआ है कि एफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्शन, अगर हमें पता है, अच्छा यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ठीक है, ये एक बाउमेन वो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, तो यहाँ पे ये बाउमेन कैप्सूल है, ठीक है। अगर ये यहाँ से ब्लड आ रहा था, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है और यहाँ से ब्लड वापस जाएगा, ठीक है। अगर इसकी कंस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन अगर इसकी कंस्ट्रिक्शन मॉडरेट होती, इतनी सवेयर नहीं होती, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि यहाँ से ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, यानी पीछे ब्लड जमा होता जाएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर। जब उसके अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर ब्लड ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरी का बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का वो एक फेवरिंग फोर्स है फिल्ट्रेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ज़्यादा होगा और उसके ज़्यादा होने से GFR ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये वाली कंस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत सवेयर हो जाती है, यानी कि यहाँ से फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फ्लूइड की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर। फ्लूइड की रिटेंशन होगी तो मतलब क्या है कि वहाँ का जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसके बढ़ने से क्या होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड की क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है। जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड की फिल्ट्रेशन होगी तो मतलब क्या कि पीछे जो है प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब वो बढ़ेगा वो किससे ज़्यादा हो जाएगा, उसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। अब जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का वो एक हमारे पास वो वाली फोर्स होती है, अपोजिंग फोर्स होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के कम होने से GFR कम होगा। थैंक यू।